लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 13 अगस्त 2020 और मैं 13 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2020? हमारे ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यूथ engagement for global action, safe space for youth, youth building peace। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है और इसे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2099 में घोषित किया गया था। यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था और तब से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन भावी पीढ़ी और दुनिया में परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति के रूप में युवाओं के महत्व को दर्शाता है और उजागर करता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र ने एक सोशल मीडिया अभियान 31 डेज ऑफ यूथ शुरू किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द कृषि मेघ सेंटर? हमारे ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, CGIAR और नाबार्ड। आइए जानते हैं पहले इन चारों ऑप्शंस के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जानते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मणिपुर में है। केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है इसका क्षेत्राधिकार 6 पूर्वोत्तर राज्यों में है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा आते हैं। आइए जानते हैं CGIAR के बारे में। इसका फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। CGIAR एक वैश्विक साझेदारी है जो खाद्य सुरक्षा के बारे में अनुसंधान में लगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एकजुट करती है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी को कम करना, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करना। इसका जो CGIAR के संस्थापक हैं फॉरेस्ट FL हैं और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्टपेलियर फ्रांस में है। जानते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसकी स्थापना जो हुई है वो शिवरामन समिति के सिफारिशों के आधार पर हुई है। कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। जो कृषि मेघ रिकवरी केंद्र है सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा। कृषि मेघ रिकवरी केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है, जिसे विश्व बैंक और सरकार दोनों के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 3, पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ पेरू? हमारे ऑप्शन है वाल्टर रोजर
मार्टोस रुइज, मर्सिडीज अरोज, फर्नांडो ज्वाला, रेने कार्निजो। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा द्वारा पेरू के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। वाल्टर मार्टोस पूर्व प्रधानमंत्री पेड्रो एल्वारो कैटरियानो बेलिडो की जगह लेंगे। नई नियुक्ति में एक कैबिनेट फेरबदल का एक हिस्सा है, जिसमें अटॉर्नी लुइस इनचीसा टेगुई को ऊर्जा और खान मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब ये पेरू के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिकटिका झील स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? Which country has become the first to register a COVID-19 वैक्सीन? हमारे ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन। पहले देखते हैं इनके बारे में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। रूस विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी मॉस्को है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन में कौन है? बोरिस जॉनसन। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। रूस कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत और विनियामक अनुमोदन प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी दिया है, जो रूस के पहले उपग्रह के नाम पर संदर्भित है, जिसे 1957 में रूस द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट के लिए स्पुतनिक शब्द एक रूसी शब्द है। वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। कोविड-19 प्रकोप के 9 महीने के रिकॉर्ड समय में ही वैक्सीन का उत्पादन किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? इंडिया हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विथ विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स? हमारे ऑप्शन है मालदीव, सेशल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। पहले देखते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। यहाँ कौन है? डेनी फॉरे। श्रीलंका, जो कि अभी 1-2 दिन पहले यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और वो प्रधानमंत्री का क्या नाम है? महिंद्र राजपक्षे। और यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? गोतबया राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता थी और अब इस समय पूर्वी बोर्नियो पर है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए मालदीव के साथ अनुबंध किया है। इसे द्वीप राष्ट्र के अडू एटोल में विकसित किया जाएगा। ये इको टूरिज्म जोन परियोजना का हिस्सा है, जिसे अनुदान उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें मालदीव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल अनुदान सहायता शामिल है। इको टूरिज्म को प्राकृतिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार यात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पर्यावरण का संरक्षण करता है, स्थानीय लोगों की भलाई का समर्थन करता है और इसमें व्याख्या और शिक्षा शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स टू द पीपल ऑफ अर्बन एरियाज? हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड। आइए जानते हैं
उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह बघेल। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये वन भूमि अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। वन अधिकार अधिनियम में शहरी क्षेत्रों के वन भूमि में पात्र वनवासियों को वन भूमि पट्टे आवंटित करने का प्रावधान है और इस चीज़ की घोषणा विश्व आदिवासी दिवस पर की गई है। हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2020 को मनाया जाता है और इसी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकार है उसने वनवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की थी और इस योजना में क्या था? आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँव में युवाओं का एक समूह गठित किया जाएगा और उस समूह को 10 से 15 व्यक्ति शामिल होंगे और उन्हें वन प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा और इस समूह के माध्यम से वन में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं उनकी खरीद, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। आइए जानते हैं वन अधिकार अधिनियम के बारे में। ये वनों के अधिकारों और वन निवास, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन भूमि पर कब्जे को पहचानता है जो पीढ़ियों के ऐसे जंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को अभी दर्जा नहीं दिया जा सका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मंत्रालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है? विच मिनिस्ट्री इज इस्टेब्लिशिंग अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम? हमारे ऑप्शन है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। पहले बताइए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। रक्षा मंत्रालय के कौन है मंत्री? श्री राजनाथ सिंह। सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय के एक मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय विकसित कर रहा है। ऐसा 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा के अनुपालन में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालयों का निर्माण का काम करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चल सके कि बलिदान देने में हमारे आदिवासी कितने आगे थे। ये संग्रहालय इतिहास की उन पगडंडियों का पता लगाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8, किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की है? The Legal Service Authority of which UT and state has organized the first ever online लोक अदालत? हमारे ऑप्शन है गुजरात, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। पहले देखते हैं गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया। इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायणभाई पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। इस ई लोक अदालत में
शामा से तकनीकी सहायता प्रदान करके मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण विवादों, नागरिक वसूली के मामले, विद्युत अधिनियम के मामलों को सुलझाया गया है। शामा एक ऑनलाइन विवाद समाधान मंच है जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए मान्यता प्राप्त है। अब तक 77 पीठों का गठन किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 5838 मामलों का निपटारा किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक जिसका शीर्षक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग क्रॉनिकल्स है, निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? द बुक टाइटल कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग क्रॉनिकल्स हुज टर्म इन ऑफिस। हमारे ऑप्शन है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक पुस्तक की ई संस्करण कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। पुस्तक का ई संस्करण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 10, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन अकादमी? हमारे ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी मंत्रालय के मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। ये बेसिक मोबाइल फोन पर उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और लाभार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद कौशल में सुधार करेगी। IVR अर्थात इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ODF के साथ साथ SLWM सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत विभिन्न विषयों में 60 मिनट का एक पाठ्यक्रम शामिल है जो SBM अकादमिक पाठ्यक्रम में 4 अध्याय हैं। प्रत्येक में 4 ऑडियो पाठ और अध्याय के अंत में एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी है। आइए जानते हैं क्या है IVR। IVR एक ऐसा सिस्टम है जो आवाज पर प्रतिक्रिया करता है। जब कई बार आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो वहाँ के सिस्टम से आवाज़ आती है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं। जब आप 1 दबाते हैं तो सिस्टम पता लगाता है कि कस्टमर केयर ने 1 दबाया है, इसका मतलब कस्टमर हिंदी में बात करना चाहता है। उसके बाद मेन मेन्यू होता है कि रिचार्ज के लिए 1 दबाएं, इंटरनेट के लिए 2 दबाएं, कॉलर ट्यून के लिए 3 दबाएं। फिर जब आप 1 दबाते हैं तो आपको रिचार्ज का आगे की प्रक्रिया बताई जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को IVRS कहा जाता है। तो IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के आधार पर ही इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बनाया गया है, जिसमें SVM अकादमी पाठ्यक्रम में 4 अध्याय हैं। प्रत्येक 4 अध्याय ऑडियो पाठ और अध्याय के अंत में एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी है। और इस प्रकार इस स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। सो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।